जी। नार्को टेस्ट की जरूरत अमूमन जब सामने वाला कोऑपरेट ना कर रहा हो तब पड़ती है, लग रहा हो पुलिस को कि ये झूठ भी बोल रहा है। तो जो आदमी हड्डियां दिखा रहा है कि यहां पर फेंकी और हड्डियां मिल जा रही हैं, या बॉडी पार्ट्स फेंके और वहां हड्डियां मिल जा रही हैं, जिसके घर से अगर ब्लड के स्टेन्स मिल जा रहे हैं, उसका नार्को टेस्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो पुलिस को लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, मदद नहीं कर रहा। फिर वो हड्डियां सही है नहीं है, इसको लेकर प्रश्न उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस के पास जितने भी ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन के, वो सारे ओपन रखना चाहती है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि 32 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितनी भी अच्छी रणनीति बना ले अपने क्राइम को छुपाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देता है, जिन गलतियों को ढूंढना ही एक इन्वेस्टिगेटर का काम है। इसमें छोटी छोटी गलतियां उसने की हैं जो सबको नज़र आ रही हैं। जैसे उसने ब्लड क्लॉट्स को मिटाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया केमिकल को, आरी खरीदी घर के पास से, बॉडी को डिस्पोज करते हुए इतना पानी भाया कि जो फ्री पानी था उसका भी बिल आया। ये बड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां जब आपका एविडेंस बनती हैं और एविडेंस जब ये इकट्ठी होती है, कलेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तब आपका क्राइम दिखना शुरू होता है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन में कि पुलिस को इसमें क्या करना चाहिए। जो इसने छोटी छोटी गलतियां की हैं, मैं समझ रहा हूं कि बड़ी गलतियां इसने करी और बॉडी को नहीं मिलने दिया, आरी को नहीं मिलने दिया, खून लगे हुए कपड़े भी नहीं मिलने दिए, लेकिन छोटी गलतियां थी जो नहीं छुपा पाया। अब मैं बताता हूं इसने छोटी गलतियां क्या की हैं जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी ही चाहिए। देखिए, हो सकता है इसने अपने मोबाइल की लोकेशन ऑफ कर दी हो जब ये बॉडी को डिस्पोज करने जाता हो। मैं मानता हूं कि वो इतना स्मार्ट था, लेकिन उसने एक गलती जरूर की होगी जो गलती अब छुपाई नहीं जा सकती। हमारे मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं जिनके अंदर अपनी इनबिल्ट लोकेशंस होती हैं। वो लोकेशन, सारी की सारी लोकेशन ऑफ कर दो, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, जितने भी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में देसवाल साहब जी, ये क्या गारंटी है कि जब ये बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा था, मोबाइल लेके जा रहा था, मोबाइल घर पे छोड़ के गया? मैं वही बताना चाहता हूं। होता क्या है कि आपने बॉडी डिस्पोज करनी है तो उसके लिए आप कोई रैकी करेंगे, उसके लिए आप कोई प्लानिंग करेंगे, उसके लिए आप जगह को देखेंगे। ऐसे तो आपके घर में अचानक ख्याल नहीं आएगा कि मैंने गर्दन घोट दी है, कल पीस काट के मेरे को कहां फेंकने। आपने रैकी जरूर की होगी। जब रैकी की होगी तो वो दिन में की होगी, रात को रैकी नहीं की गई होगी। दिन में रैकी की गई तो मोबाइल उसके पास होगा। उसने अगर स्विच ऑफ भी कर दिया होगा, उसके मोबाइल के जो ऐप्स हैं वो ऑन रही हैं, और ऑन रहने से ऐप के अंदर जो लोकेशन हिस्ट्री है वो उसकी 15 तारीख को उसने घर किराए पे लिया, 18 को उसने कत्ल किया, 18 को उसने कत्ल किया, ये वो बोल रहा है और इस दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है। तो हो सकता है उसने 18 को ना कत्ल करके आगे कत्ल किया। नहीं, पर ये कैसे पता कि 18 को कत्ल किया? यही तो अभी नहीं पता। Exactly, ना वो कितना सच हाँ, बिल्कुल। आईसी गुप्ता साहब, आपके हिसाब से फॉरेंसिक इस केस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो इस केस में क्या निकाल कर ला सकता है फॉरेंसिक टीम या फॉरेंसिक जांच? अभी मैं आपके सभी लोगों की बातें सुन रहा हूं। जहां तक कक्कड़ साहब की बात है, बहुत जेन्युइन नजर आ रही है। अब आज के बाद में या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब से चालू होता है, सबसे बड़ा रोल अब चालू होगा ऑटोप्सी सर्जन्स का। उनकी एक्सपर्टाइज और उनकी सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, ये सब का सबसे ज्यादा महत्व होगा। जहां इस केस में उन लोगों की ड्यूटी होगी कि सबसे पहले एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेड बॉडी की जाए। इसका क्या मतलब हुआ सर? और उसके बाद में इसका मतलब हुआ कि मानो 50 पार्ट अलग अलग डिफरेंट जगह पे मिलते हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके ये देखा जाए कि एक ही डेड बॉडी के पार्ट हैं ये, और एक ही हथियार से, और जो हथियार यूज किया गया है उसका चोटें जो होती हैं वो इनसे मिलती हैं।
आईसी गुप्ता साहब, मैं एक काम कर रहा हूं, आपका ऑडियो शायद आपको इको हो रहा है, इसलिए आप रुक रुक कर बोल रहे हैं, काफी समय लग रहा है। मैं उसको ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं। दीपक रहेजा, आपके हिसाब से जो रजत शुक्ला श्रद्धा के फ्रेंड बता रहे हैं और जो अब तक जांच में दिख रहा है, आपके हिसाब से ये आदमी कितना, जितना शातिर दिख रहा है उस हिसाब से ये कितना सच बता रहा होगा, कितना कोऑपरेट कर रहा होगा, क्या इस वक्त इसके दिमाग में चल रहा होगा? देखिए, जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है उससे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मैनिपुलेटिवनेस, जिसको आपने शातिरता कहा, कहीं वो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जिन पहलुओं में उसने तय किया कि बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रखना, फ्रिज नया खरीदना, 15 तारीख को मकान लेना, 18 तारीख को या उसके आसपास कत्ल का इरादा करना, बुचर नाइफ, इवन इफ ही वाज अ शेफ, इतना आसान नहीं होता एनाटॉमिकली स्टडी करके ह्यूमन बॉडी को कट करना। उसी फ्रिज के अंदर खाना जोमेटो का स्टोर या किसी ऐप से मंगा के स्टोर करना और वही खाना खाना, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कनिंगनेस। और यहाँ पे शातिरता का देखिए, एक जो कि कितनी डेटिंग एप्स में वो सक्रिय था ये आप पहले बता चुके हैं, और जिस वक्त श्रद्धा का मृत शरीर उस फ्रिज के अंदर था, वहां पे वो और महिलाओं को लाता रहा है और उनसे शायद अमूमन ऐसा सामने आ रहा है कि उनसे घनिष्ठ इंटीमेट संबंध भी बनाता रहा है। तो ये एक बहुत ही विकृत और बीमार सोच है। इसका जो कानून में हम बात करते हैं, फोरेंसिक की किताबों में बात करते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये उसी श्रेणी में आता है। और कहीं हमें बहुत क्लियरली स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत विकृत है, बहुत सचेत और बहुत ही कपट मानसिकता का है। थिंग्स आर सब जुडिस। कक्कड़ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। एक बार पहले रजत के पास चल रहा हूं। रजत, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, पहले बताना चाह रहे थे। जी, जो डॉक्टर रिजवान अहमद जी ने कहा कि वो सोचते हैं पॉसिबिलिटी कि कमज़ोर जो हो गई थी श्रद्धा वो प्रेम की वजह से हुई थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि श्रद्धा लगातार हम लोगों के सामने बयां करती रहती थी कि उसे इस रिलेशनशिप से बाहर भी आना है, वो आ नहीं पा रही थी। तो यहाँ फोकस करने वाली बात ये बनती है कि क्या था वो फैक्टर जो उसे फिर भी आफ्ताब के साथ रख रहा था। वो ब्लैकमेलिंग हो सकता है, इसकी मुझे भी कहीं ना कहीं शक है इस चीज़ का, और मेरे और जो दोस्त हैं, मैं जिन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे कॉलेज ग्रुप के जो भी एसोसिएटेड लोग थे, उन सभी लोगों का यही मानना है कि आफ्ताब का सिर्फ एक अंश पता चला है हमें, और जब ये पूरा क्राइम सीन पता चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पेशेवर क्रिमिनल है, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रेंड है, ऐसा नजर आता है। रजत भाई, एक बात बताइए, जब आप लोग दोस्त लोग उससे पूछते ही होंगे कि जो सिगरेट से जला रहा है, जो मारपीट कर रहा है, उसके साथ श्रद्धा तुम क्यों रह रही हो, तो वो क्या जवाब देती थी? आप दोहराएंगे अपना सवाल? मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग दोस्त लोग को वो बताती होगी कि मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हूं, ये मुझे सिगरेट से जलाता है, मारता है, जो भी करता है, तो आप लोग भी पलट के पूछते होंगे कि छोड़ो ना इसको, निकलती क्यों नहीं हो, तुम इतनी बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, रह सकती हो, और तुम्हारे जीवन में कोई और आ जाएगा, ये सब आप लोग जरूर समझाते होंगे। फिर भी वो नहीं निकल रही थी, तो कुछ तो आप लोग को जवाब देती होगी ना कि मैं क्यों रजत को नहीं छोड़ रही हूं, क्या बोलती थी? देखिए, आफ्ताब को छोड़ने के पीछे के जो कारण थे वो स्पष्ट थे, और शायद वो हमारे वैलिडेशन का इंतजार भी नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो बात है ना, ये सवाल वाली कि क्यों नहीं छोड़ रही थी, मेरे ख्याल से ये चीज़ उसके साथ जा चुकी है। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कन्विंस ही नहीं हो पाती थी इस बात को लेकर कि उसे छोड़े। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा था, हो सकता है कि, अब देखिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन दो पार्टनर्स के बीच ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जिससे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को ब्लैकमेल कर सकता है। ये कोई रिलेशनशिप के बीच वाली बातें शायद ब्लैकमेलिंग इस कहानी में कहीं हो किसी को सकती मार है, देने वाली बातें जिसकी भी हो वजह सकती से हैं, या बहुत श्रद्धा कुछ हो जैसी इंडिपेंडेंट लड़की इस रिलेशनशिप से जिसमें वो परेशान थी, प्रताड़ित थी, नहीं निकल पाई।